हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पढ़ेंगे जो आपके सेल बायोलॉजी है उसका दूसरा यूनिट चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक है सेल साइकिल, कोशिका विभाजन। तो आज कोशिका विभाजन के बारे में उसके जनरल डिस्क्रिप्शन और जो सेल डिवीजन है जिसके अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको अपन ब्रीफ में क्या पूरा डिटेल में ही आपको ई वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा दिया जाएगा। पहले अपन लेते हैं सेल साइकिल। जो कोशिका चक्र है वो क्या है? द सेल साइकिल आर सेल डिवीजन साइकिल। कोशिका चक्र जिसके अंदर कोशिका विभाजित होती है या कोशिका विभाजन होने का जो चक्र है, इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये एक क्रम वाइज होने वाली घटना है जो कि घटित होती है कोशिका विभाजन के समय। और इसके अंदर इन प्लेस द सेल कोज इट डिवाइड्स इनटू टू, जिसके अंदर एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। दीज इवेंट्स इंक्लूड्स द, और इन घटनाओं के अंदर क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड सम ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स, जो कुछ कोशिका अंग है वो भी डिवाइड होते हैं, वो भी डुप्लीकेट्स, उनके अंदर भी डुप्लीकेशन होता है, एक से दो होते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली द पार्टीशनिंग ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म, कोशिका जो द्रव्य है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, पार्टीशनिंग ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म एंड अदर कंपोनेंट्स into a two daughter cells in the process called cell division। तो इस प्रकार की गतिविधि जिसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होती है जिससे कोशिका एक से दो में विभाजित होती है। इसके अंदर जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिकेशन होता है, और कुछ एक जो कोशिका अंग है वो भी डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड होते हैं, और उसके साथ जो कोशिकी ध्रुव है वो भी दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है ना? ये इसी प्रक्रिया को सेल साइकिल या सेल डिवीजन साइकिल कहा गया है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपन देखें तो दो भाग होते हैं। एक तो इंटरफेस जिसके अंदर G1 फेस और S फेस और G2 फेस आते हैं, और एक होता है जो डिवाइडिंग फेस, ठीक है ना, जिसके अंदर माइटोसिस मियोसिस आते हैं। तो ये फेस कहलाएगा क्या? डिवाइडिंग फेस। और G1 फेस, S1 और G2 फेस ये कहलाएगा इंटरफेस, जो नॉन डिवाइडिंग फेस है। जैसे G1 फेस यानी कि जो कहें अपन इसका ग्रोथ फेज कहें, जिसके अंदर सेलुलर कॉन्टैक्ट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। तो ये जो सेलुलर कॉन्टेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स को छोड़कर, ठीक है, गुणसूत्रों के अलावा जो जितने भी सेल के मटेरियल है कोशिका के, वो उनके अंदर डुप्लीकेशन होता है, वो एक से दो होते हैं। सिंथेसिस के अंदर अपन क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन होते हैं, दूसरे जितने भी कोशिका अंग है वो डुप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ सिंगल थे, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, सिंगल से डुप्लीकेशन होकर ये डबल बन गए। तो ये कहाँ हुआ? सिंथेसिस फेज में हुआ, ठीक है ना। और G1 जो ग्रोथ 1 फेज है उसके अंदर सेलुलर कंटेंट डुप्लीकेशन हुआ। और G2 फेज जो सिंथेसिस के बाद आता है, द सेल डबल चेक द डुप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पर चेक होता है कि भाई क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गए या नहीं हो गए। यदि किसी प्रकार का वहाँ एरर है तो उसको सही कर दिया जाता है, नीडेड फॉर रिपेयर, ठीक है। और दूसरे जो सिंथेसिस क्या कहते हैं, डिवीजन के लिए जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए जो कोशिका विभाजन के समय, उनका सिंथेसाइज यहाँ हो जाता है, जैसे एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन्स है, ऑल अदर्स रिक्वायर्ड मटेरियल्स, वो इस फेज में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो मोटे रूप से यदि देखें तो कोशिका के दो पार्ट है, एक तो है डिवाइडिंग फेस और दूसरा है नॉन डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग को अपन इंटरफेस भी कहते हैं। डिवाइडिंग फेस के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आता है, जबकि जो नॉन डिवाइडिंग फेज है और इंटरफेस है उसके अंदर तीन फेस आते हैं, ठीक है ना, G1 फेस, S1 और G2 फेस। तो ये जो अलग अलग फेसेस हैं, अलग अलग घटना है जो इन एक के बाद एक फेस के अंदर घटित होती है, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होना है या जितने भी कोशिकांग है उनका रेप्लिकेशन होना है, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सिंथेसाइज होते हैं। और उसके अलावा G1 जो फेस है उसके अंदर एक क्यूशेंट फेस भी आता है, जहाँ पर सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है और किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है। तो वो कुछ एक जैसी शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं जिनके अंदर ऐसा भी पाया जाता है, तो उनके अंदर G0 फेस भी होता है जिसको क्यूशेंट फेस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ कोशिकाएं हैं जैसे नर्व सेल्स है, ठीक है ना, उनके अंदर ऐसा देखा जाता है। सेल साइकिल कोशिका चक्र एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है
ठीक है ना। इट इज ए बायोलॉजिकल वाइटल बायोलॉजिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर खुद को द्विगुणित करती है, 1 से 2 हो जाती है, इसे कोशिका चक्र कहा जाता है। कोशिका चक्र के द्वारा एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशि के जीवों में कोशिका चक्र से एक नया जीव के साथ समाप्त होता है, एक नए जीवों के साथ कोशिका चक्र समाप्त हो जाता है, मतलब नए जीवों का निर्माण होता है और उसके बाद उनकी जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुकोशिकीय जीव में, उनमें अनिवार्य रूप से कोशिका विभाजन करके विभिन्न कार्यों को पूर्ण करता है। जितने भी फंक्शनल एक्टिविटीज है वो संपन्न होती है मल्टीसेलुलर जीवों के अंदर। कोशिका चक्र के अंदर अपने देख लिया कि जो नॉन डिवाइडिंग फेस है उसके अंदर ये तीनों फेस आते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग फेस है जिसके अंदर कोशिका विभाजित नहीं होती, G1 फेस, सिंथेसिस फेस और G2 फेस। और दूसरा है डिवाइडिंग फेस जिसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस फेस आते हैं। तो ये अलग अलग इसके चरण है, G1, S, G2 और M फेस। G1 फेस के अंदर ये अंतरावस्था है, गैप फेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कोशिका वृद्धि तीव्र गति से होती है। कोशिका विभाजन द्वारा बनने के बाद प्रत्येक संतति कोशिका की G1 अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, एक के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, दूसरे के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात जो एरर्स रह गए हैं उसको सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो G1 ये G2 फेस में ये प्रक्रियाएं होती है। तो G1 जो फेस है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है, जो सेल के कंटेंट्स है उसका निर्माण होता है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो क्या आवश्यक है, ठीक है ना, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए संश्लेषण के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए, S फेस में जाने के लिए G1 फेस के अंदर वो सिंथेसिस होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, और दूसरे जो सेलुलर कंटेंट्स है उनका भी निर्माण होता है। तो सिंथेटिक फेस के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का निर्माण होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके कारण केंद्रक में डीएनए का आयतन पहले से दुगुना हो जाता है। और ये अवस्था प्रत्येक क्रोमेटिन तंतु को 2 प्रतियां बन जाती है, उसकी डुप्लीकेसी मतलब कॉपी बन जाती है। क्रोमेटिड या आइसोटर अर्ध गुणसूत्र जिसको कहते हैं वो डबल में हो जाता है। और जब G2 फेस है ये द्वितीय अंतरावस्था है, इसको गैप 1 फेस और गैप 2 भी फेस कहा जाता है, G1 और G2 फेस। इस अवस्था में नए कोशिकांग बनते हैं। इसमें कोशिका विभाजन में काम आने वाले प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। तो दो चीजें, एक आपको G1 और G2 फेस में, G1 में ये समझें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है S फेस के अंदर, उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है या आवश्यक जो भी प्रोटीन है, एंजाइम्स है, आरएनए है, उनकी जो सिंथेसिस है वो G1 फेस में होती है। और जो कोशिका जब विभाजन हो रही है, विभाजन वाला जो फेस है उसमें मियोसिस और माइटोसिस के लिए क्या आवश्यक है वो सारे G2 में फेस में उनका सिंथेसिस होता है, और उसके साथ साथ दूसरे नए कोशिकांग भी बनते हैं, ठीक है ना। सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो एक्सपेंड किया जाता है। G1 और G2 फेस के अंदर जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक मॉलिक्यूल्स है और जो कोशिकांग है उनका निर्माण होता है G1 में और G2 में, जो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए या फिर सेल डिवीजन के लिए चाहिए। एम फेस माइटोटिफिस, ये अवस्था कोशिका विभाजन इसमें विभाजन के साथ समाप्त होती है। G0 फेस भी पाया जाता है। कोशिका चक्र जब किसी अवस्था में रुक जाता है उसे G0 फेस या क्विसेंट फेस कहा जाता है। कोशिका चक्र के अंदर चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेल साइकिल को चेक करते हैं कि सेल साइकिल सही चल रही है या नहीं चल रही है। फर्स्ट जो चेक पॉइंट है, इन अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 3 चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। जितनी भी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपको 3 चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो चेक करते हैं कि कोशिका के अंदर विभाजन है वो सही अवस्था में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट जो चेक पॉइंट है, इसे प्रतिबिंदु रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये G1 अवस्था के अंतिम समय में होता है, जैसे G1 कंप्लीट होने वाला होता है उस समय होता है। इसमें कोशिका को S अवस्था में जाने से तैयार किया जाता है। सेल डिवीजन को प्रारंभ करने का निर्णय तब होता है जब साइक्लिन CDK पर निर्भर अनुलेखन का सक्रिय करता है, जो कि S चरण में प्रवेश को बढ़ाता है। तो साइक्लिन CDK के ऊपर जो अनुलेखन है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि उसको एस फेस में जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट पाया जाता है जो ये तय करता है कि G1 फेस में जो
रेप्लिकेशन के लिए जो सामग्री चाहिए या रेप्लिकेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो एंजाइम्स, जो आरएनएस चाहिए, वो सिंथेसिस हो गए हैं और सेल तैयार है क्या एस फेज में जाने के लिए। तो ये साइक्लिन सीडी केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चेक पॉइंट होता है जीवन के समाप्ति पर, जब जीवन समाप्त होने वाला होता है तब वहाँ एक चेक पॉइंट पाया जाता है जिसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहा जाता है। सेकेंड चेक पॉइंट है जो ये G2 और M दोनों के बीच में पाया जाता है, जहाँ नियमन रेगुलेशन होता है। और इस चेक पॉइंट में ये सुनिश्चित किया जाता है गुणसूत्र का द्विगुण डुप्लीकेशन हो चुका है, ये तय करते हैं कि भाई यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है या नहीं, तथा द्विगुण के दौरान कोई भी डीएनए खंड नष्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है, डीजनरेट तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। यदि हुआ है तो उसको एरर हुआ है तो उसको रिपेयर किया जाता है। ये P53 रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड फॉर एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर जो P53 है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। और यदि सेल की आवश्यकता नहीं है, सेल के अंदर कुछ एरर्स रह गए हैं, तो वो सेल एपोप्टोसिस में चली जाती है। या सेल का एजिंग हो गई है तो उसको जो नेचुरल डेथ है उसको भी एपोप्टोसिस कहा जाता है, उसके लिए भी P53 ये उत्तरदायी है। तृतीय जो चेक पॉइंट है ये मेटाफेज से एनाफेज के मध्य होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन के अंदर मेटाफेज और एनाफेज पाए जाते हैं। उस समय मेटाफेज और एनाफेज के मध्य होता है, जहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स अर्धगुणसूत्र पृथक होने के लिए उत्तेजित किया जाता है उसको। तो ये चेक पॉइंट, थर्ड चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच में पाया जाता है। इंश्योर सेल डिवीजन, जो तय करता है कि कोशिका का विभाजन होना है या नहीं होना। कोशिका चक्कर चेक पॉइंट का महत्व क्या है, ठीक है ना। कोशिका चेक पॉइंट जो है बीच में आते हैं वो उनकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। तो कोशिका की एक नियंत्रण प्रणाली, खुद की अपनी एक ऑटो चेक प्रणाली पाई जाती है जो अपने आप को खुद स्वयं ही ऑटो चेक करता है। प्रणाली इन चेक पॉइंट में से प्रत्येक के माध्यम से कोशिका के अंदर या बाहर की समस्याओं का पता लगाया जाता है। समस्या होने पर कोशिका विभाजन की प्रगति को रोक दिया जाता है। ये अपना एक ऑटो रेगुलेशन है, इसके तहत कोशिका खुद अपने आप को चेक करती है कि जो उसका विभाजन है वो सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि कुछ एरर्स है तो उसको रिपेयर किया जाता है, या नहीं है तो उस विभाजन को रोक दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि कोशिका किसी कारण से डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस को पूरा नहीं कर सकी तो वो कोशिका चक्कर G2M चेक पॉइंट पर रुक जाता है, तब तक कि जब तक डीएनए की पूरा रेप्लिकेशन नहीं हुआ, उसकी डुप्लीकेसी पूरी नहीं हो पाई या रेप्लिकेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो वहां पर स्टॉप हो जाती है। सभी चेक पॉइंट पर कोशिका चक्र को नियमित करने का कार्य दो प्रोटीन समूह करते हैं। एक तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जिनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये नॉर्मल अपन बात करें कोशिका विभाजन के अंदर क्या क्या फेजेस पाए जाते हैं और कौन कौन से चेक पॉइंट्स है और किन किन फेजेस में क्या होता है। तो मुख्य रूप से जो फेजेस है उनको दो में बांटा गया है, एक नॉन डिवाइडिंग फेज, एक विभाजन फेज, और दूसरा विभाजन नहीं होने वाला फेज जिसके अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ के अंदर जो गैप 1 फेज, एस फेज और गैप 2 फेज पाए जाते हैं, जबकि जो डिवाइडिंग फेज है उनके अंदर मेटामियोसिस, माइटोसिस और जो साइटोकाइनेसिस होता है वो उनके अंदर होता है। और दो बाकी ये तीन जो चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं जो सेल को ऑटो रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, ऑटो कंट्रोल करते हैं कि भाई उसको आगे चलना है या नहीं चलना है। तो उसकी आवश्यक जो पूर्ति है कोशिका विभाजन की, या एक स्टेप से एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए कोशिका तैयार है या नहीं तैयार है, तो उसके लिए अलग अलग चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के ग्रुप्स होते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज P53 ये तय करते हैं कि कोशिका का चक्कर पूर्णतः सही है या नहीं है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू जो डिवाइडिंग फेज है मियोसिस और माइटोसिस उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।